हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सभी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आज का क्लास इसीलिए है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप देखेंगे ग्रामर भी पूछे जाते हैं, आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। आज का जो क्लास है विशेष तौर पर आपके लिए जो गद्यांश का प्रैक्टिस सेट होता है उसको पढ़ाया जाएगा। ये परीक्षाओं में आते हैं और संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसे आप पढ़ेंगे उसको हल करेंगे। ये किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे, चाहे यूजीसी नेट में हो, चाहे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो, ये सभी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम पढ़ेंगे गद्यांश। ठीक है, गद्यांश में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पढ़ करके हमें गद्यांश में क्या होता है कि आप जो गद्य पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत उसी के हिसाब से वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यानी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आप गद्यांश को पढ़ के उस प्रश्न को हल करेंगे, यानी गद्यांश से ही उत्तर को ढूंढेंगे। गद्यांश से ही आपके प्रश्न और गद्यांश से ही आपको उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश, देखते हैं कैसे इसको पढ़ करके क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को गद्यांश को ध्यान से पढ़ा जाता है और फिर क्वेश्चन को हल भी किया जाता है। तो पहला गद्यांश है आपका। पहला गद्यांश आप देखिए क्या है। लंबे सफर पर निकले हुए घर मानव घेर लेता है। आप देखेंगे गद्यांश का जो अंश रखा गया है, घर और मनुष्य, इन दोनों से रिलेट है। ठीक है, तो क्या है, लंबे सफर पर निकले हुए घर मानो घेर लेता है और उसमें क्या है, लौटे हुए क्या है, घर मानो खींच लेता है। ठीक है, फूल की तरह सुबह को घर खिलते हैं और संदूक की तरह रात में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। आराम है तो घर में, बीमारी है तो घर में, घर में। ठीक है, रोजगार करते हैं तो किसके लिए, आप देखेंगे घर के लिए। बाहर दौड़ते हैं तो किसके लिए, घर के लिए। आदमी की पहचान भी क्या है, घर से है। किससे है, आदमी की पहचान भी घर से है। पति है तो वह क्या है, घर वाला है। स्त्री है तो वह घर वाली है। तबीयत खराब है तो क्या है, घर में। नाराज है तो घर के लोग। चर्चा चलती है तो कहाँ, घर में। घर घर निंदा होती है तो घर घर पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। लोग कहते हैं अब तो घर कर लो, निठल्ले हैं तो घर बैठे हैं, कामकाजी हैं तो घर भरने के लिए क्या है, घर भरने में लगे हैं। लोगों को घर बार से फुर्सत ही नहीं मिलती है, फिर जितना बड़ा घर उतनी बड़ी बातें। ठीक है, क्या है, जितना बड़ा घर होता है उतनी बड़ी बातें भी होती हैं। अपने घर की कौन कहेगा, प्रश्न है, अपने घर की कौन कहेगा। घर तो बांधता ही है, लेकिन घर से सब क्या है, बंधे रहते हैं। घर की फूट, अब देखिए, घर की फूट बुरी होती है और घर फोड़ने की बात क्या है, अच्छी नहीं होती है। फिर भी घर फूंक कर तमाशा देखने वाले भी क्या है, घर में ही रहते हैं। ऐसा है यह घर। मालूम नहीं सबसे पहले घर किसने बनाया, मालूम नहीं सबसे पहले घर किसने बनाया और क्यों बनाया। ठीक है, धूप सी और हवा पानी से बचने के लिए बनाया होगा घर। ठीक है, मैं तो समझता हूं घर बनाने वाला क्या है, पहला आदमी स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग और नरक क्या है, स्वर्ग और नरक दोनों देखकर इस दुनिया में आया होगा
मगर क्या है, स्वर्ग और नरक दोनों देखकर इस दुनिया में आया होगा। ठीक है, पहला आदमी। मगर शायद ऐसा भी नहीं हो सकता। संभवतः घर बना तो स्वर्ग भी बन गया और घर बिगड़ा तो क्या हो गया, नरक बन गया। ठीक है, प्यार दुलार एकता संगठन क्या है, सब है तो घर क्या है, स्वर्ग है। और अविचार फूट और झगड़ा है तो क्या है, घर नरक है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आपको गद्यांश आएंगे जिसमें से पढ़ के आपको प्रश्न देखना है और वहां से उत्तर को ढूंढना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है घर के, देखिए क्या है, बना हुआ घर को लेकर के लेखक के अनुसार सर्वप्रथम घर का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या देखकर दुनिया में आया होगा। ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ाया कि स्वर्ग और नरक, ठीक है, स्वर्ग और नरक क्या है, दोनों देखकर आया है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लोग मानते हैं कि नरक तो नहीं देखेगा, स्वर्ग ही देखकर आया होगा, घर है, घर बनाया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगर आपको स्वर्ग और नरक आप पढ़े हैं, दोनों देखकर आया है, आपने पढ़ा भी है गद्यांश में, तो इसका उत्तर ए ना होकर के क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, घर के सदस्यों क्या है, घर के सदस्यों के मध्य आपसी बैर भाव होने पर किसके समान हो जाता है, क्या, घर। आपसी मतभेद होने के कारण घर किसके समान हो जाता है, आप देखेंगे कि नरक के समान हो जाता है। बहुत आसान होता है गद्यांश, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, बस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, तब आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तीसरा प्रश्न, आगे का प्रश्न देखिए क्या बना है, आदमी की पहचान किससे है। आदमी की पहचान किससे है, तो घर से है। कोई पूछेगा आप किसके घर में रहते हैं, आपका घर कहाँ है कि नहीं, तो उससे क्या है, आदमी की पहचान किससे है, आप देखेंगे किससे है आदमी की पहचान, तो घर से है। घर जलाकर तमाशा देखने वाले कहाँ रहते हैं, वो भी पड़ोस में रहते हैं। पड़ोसी होते हैं ना, कि आपस में झगड़े कराते हैं, झगड़े लगाते हैं और तमाशा भी देखते हैं, मजे लेते हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही बनता है। पांचवा प्रश्न है, घर बिगड़ने पर क्या बनता है। तो आप जाहिर सी बात है पढ़े हैं, तो क्या हो जाता है, घर नरक के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है, तो नरक के समान हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे गद्यांश। दूसरा गद्यांश है, भारतीय संस्कृति के संबंध में कुछ लोगों का कहना है। भारतीय संस्कृति पर क्या है, रूढ़िवादिता क्या है, हावी है। नवीनता के स्थान पर नवीनता के साथ परिवर्तनीयता का बिल्कुल अभाव है और इसी कारण इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य नहीं हो सका। किसका नहीं हो सका, आप देखेंगे नवीनता के साथ परिवर्तनीयता का बिल्कुल अभाव और इसी कारण आप देखेंगे किसका अभाव है, नवीनता के साथ परिवर्तनीयता का बिल्कुल क्या है, अभाव है। और इसी कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य क्या है, सामंजस्य का मतलब होता है एक दूसरे के साथ साठगांठ नहीं बैठा पाए। ठीक है, सामंजस्य का मतलब यही होता है, नहीं हो सका। आप देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों ने इसी तरह के विचारों को प्रचारित और प्रसारित किया। किस तरह का विचार, तो आप देखेंगे नवीनता और परिवर्तनीयता। ठीक है, उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति का संबंध इस दुनिया से न होकर के और दुनिया से है। क्या है, इस दुनिया से न होकर के और दुनिया से। किस दुनिया से, तो नवीनता और
परिवर्तनीयता, ठीक है। किंतु उनके द्वारा प्रचारित की जा रही यह बातें बिल्कुल तथ्यहीन है। तथ्यहीन का मतलब होता है ऐसे फेक सिद्धांत हैं, मतलब विचारहीन है। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, यह विचारधारा बिल्कुल गलत है। भारतीय संस्कृति द्वारा निर्धारित जीवन पद्धति के दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? भारतीय संस्कृति के द्वारा निर्धारित जीवन पद्धति के कितने हैं? दो पक्ष हैं। पहला कौन है? यह देखिए, पहला पुरुषार्थ और दूसरा क्या है? आत्मसातीकरण। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात है, और आत्मसातीकरण होता है कि हमारे ऐसे कौन से सिद्धांत हैं सिर्फ हम लोगों में प्रसारित ही नहीं करते हैं, अपने अंदर भी आत्मसात करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। पहले पक्ष के अनुसार यानी पुरुषार्थ की बात की जा रही है। पहला पक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य के जीवन के चार आधारभूत क्या है? तत्व हैं। इनमें से आप देखेंगे धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। अर्थ यानी आप देखेंगे कि ये रुपया यानी पैसे से संबंधित है। दूसरा काम का अर्थ है कि आप इस धरती पे हैं तो जीवन आप यापन करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए आप काम भी करेंगे और काम से संसार भी चलते हैं, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति आप समझ ही रहे हैं, धर्म को आप समझ ही रहे हैं। बस इसी का क्या है? जीवन का आधारभूत तत्व है। इनमें से किसी एक की भी कमी रह जाने पर मानव जीवन क्या होता है? निष्फल हो जाता है। ऐसी मान्यता है, ठीक है। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की, किसकी? भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की बात कर रही है। हमारे भारत में क्या है? धर्म अर्थ और काम मोक्ष को ज्यादा ही ये दर्शन है और इसकी क्या है? वरीयता दी जाती है, ठीक है। पाश्चात्य विचारकों ने क्या है? मोक्ष और काम क्या है? पाश्चात्य विद्वानों ने दो ही तरह के माने हैं जीवन के आधारभूत तत्व। वो क्या है? मोक्ष और काम को प्रमुखता प्रदान कर कर्म को गौण कर दिया है, और इसी कारण उन्हें भारतीय संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सामंजस्य क्या है? नहीं दिखाई देता है, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारत में सुदीर्घ इतिहास है और इसे सैंधव काल से ही प्रामाणिक रूप से देखा जा सकता है। सैंधव काल आप इतिहास पढ़े होंगे तो सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत होती है वहीं से बात हो रही है, और सिंधु सभ्यता के स्थापना जब होती है तो आप देखेंगे व्यापार के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन काल में इस क्षेत्र में थोड़ी सी शिथिलता जरूर आई है। किसमें? तो आप देखेंगे शिथिलता किसकी बात कर रहे हैं? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, ठीक है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने इस क्षेत्र में क्या है? तीव्र प्रगति की है, और यह प्रगति स्वतः सिद्ध हो जाती है जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में भारत से अनेक देशों द्वारा सहायता की क्या की है? मांग की जाती है। क्या की जाती है? मांग की जाती है। समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने विकास किया है। किसमें? समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में क्या है? कहीं कहीं रूढ़िवादिता भी है एवं नकल की प्रवृत्ति सादृश कुछ बुराइयां भी विद्यमान है। क्या है? भारत में कहीं कहीं रूढ़िवादिता भी देखने को मिलती है और अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वह भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यदि इन बुराइयों को दूर करने में सफलता प्राप्त हो सकी है तो हम विकास के पथ पर सतत अग्रसर हो सकेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। ठीक है, यह भारत और पाश्चात्य
मतलब विदेशों के संबंध की बात की जा रही है। वो कैसा संबंध? तो बिजनेस का, ठीक है। और भारत अन्य देशों से कहाँ तक प्रगतिशील है, कहाँ तक प्रगति किया है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान को दृष्टि में रखकर आज का जो गद्यांश है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे हम इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो क्या है, पहला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में क्या है? भारतीय संस्कृति में निहित अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किस जीवन के पद्धति का मूल तत्व है? किस जीवन का है? तो आपने पढ़ा ही है, पुरुषार्थ का है। किसका है? तो पुरुषार्थ का है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष पद्धति के मूल तत्व किसमें है? तो पुरुषार्थ में है। पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय संस्कृति में निहित किस तत्व को गौण रूप प्रदान किया है? अभी पढ़े हैं हम लोग पाश्चात्य विचारकों में, तो आप देखेंगे काम को, किसको? काम को गौण कर दिया है और मोक्ष को प्रमुखता प्रदान की है, ठीक है। आठवां प्रश्न आप देखिए, भारतीय संस्कृति में जीवन पद्धति से संबंधित कितने पक्ष निर्धारित किए गए हैं? कितने पक्ष हैं? तो आपने पढ़ा है पुरुषार्थ, और क्या था? पुरुषार्थ मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। यहां देखिए, संस्कृति में निर्धारित कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं, ठीक है। क्या है? पुरुषार्थ और आत्म सातीकरण, ठीक है। पुरुषार्थ और आत्म सातीकरण। तो यहाँ पर है कितने पक्ष को है? तो 2 पक्ष हैं। कौन कौन से? पुरुषार्थ और आत्म सात्विकरण, ठीक है। तो इसमें क्या है? भारतीय संस्कृति में जीवन पद्धति से संबंधित कितने पक्ष हैं? तो आप देखेंगे 2 पक्ष हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न है, किस समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति क्षीण हो गई? किसमें हो गई? तो आप देखेंगे किसके समय है? तो अंग्रेजी शासन काल के समय। कब है? अंग्रेजी शासन काल के समय। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आप देखेंगे प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान में तीव्र गति से क्या है? महारत हासिल की, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किन विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य न कर पाने का प्रचार प्रसार किया? ठीक है, तो आप देखेंगे किन विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति पर क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य न कर पाने के प्रचार प्रसार किया। तो पाश्चात्य विद्वानों ने। किसने? तो पाश्चात्य विद्वानों ने। अब ये तीसरा गद्यांश है, देखिए क्या है? तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता शिक्षाविदों के अनुसार, जो विद्वान हैं उनके अनुसार विद्या 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? विद्या 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम वह जो यानी पहली बात इसकी कह रही है, इसकी कही जा रही है, प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है। जीवन यापन के लिए यानी कुछ पैसे कमाना सिखाती है। हम शिक्षित क्यों होते हैं? कि हम पैसे कमा सकेंगे। कोई अपना अलग अलग क्षेत्र अपनाता है, अलग अलग विषय अपनाता है, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है और वहां से पैसे को कमाना या फिर अर्जित करना सीखता है, ठीक है, उस शिक्षा के माध्यम से। तो आप देखेंगे क्या है? जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है। और द्वितीय बात की जा रही है, यानी दूसरा बात क्या कही जा रही है? जो हमें जीना सिखलाती है। इसमें एक ऐसा इसमें एक का भी अभाव क्या है? दो बात की जा रही है। पहला तो
पैसा कमाना। दूसरा हो गया हमें समाज में जीना सिखाती है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना सिखाती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक का भी अभाव जीवन को निरर्थक बना देती है। बिना कमाए जीवन निर्वाह क्या है, संभव नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वह परावलंबी हो। माता पिता परिवार किसी भी सदस्य, आप देखेंगे जाति या समाज पर क्या है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वह परावलंबी हो, यानी दूसरे पर आश्रित हो। चाहे वह माता पिता हो, चाहे परिवार के कोई सदस्य हो, चाहे जात हो, चाहे समाज हो। ठीक है, साथ ही दूसरी, विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता। किसके बिना, विद्या के बिना। बहुत अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति का जीवन यदि सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, यदि उसमें वह जीवन शक्ति नहीं है, क्या नहीं है, विद्या की बात की जा रही है, वह जीवन शक्ति नहीं है जो उसके अपने जीवन को सत्य पथ पर अग्रसर करने के साथ ही अपने समाज, जाति एवं राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन करती है। कौन करता है, तो शिक्षा यानी विद्या। उसका जीवन भी मानव जीवन के अभिधान नहीं पा सकता, वह भारवाही गदर्भ बन जाता है। ठीक है, गदर्भ माने होता है गदहा या पूंछ एवं सिंग विहीन पशु कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान भारत में पहली बार विद्या का स्पष्टता अभाव क्या है, दिखाई देता है। क्या है, वर्तमान भारत में विद्या का स्पष्टतः अभाव दिखाई देता है, परंतु दूसरी विद्या का रूप भी विकृत ही है, क्योंकि ना तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके निकला छात्र जीविकोपार्जन के योग्य बन पाता है और न ही वह उन संस्कारों से युक्त हो पाता है। यानी उन संस्कारों का कहने का अभिप्राय यह है कि वह पूर्ण रूप से विद्या को आत्मसात नहीं किया है, इसलिए क्या होता है, वह उसके योग्य नहीं बन पाता है कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ पैसे अर्न कर सके। जिसने व्यक्ति, आप देखेंगे, जिनसे व्यक्ति क्या है, कु से सु बन सके। कु का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, यानी ये उपसर्ग है, होता है ना, जात है तो कुजात, ऐसे ही होता है। सुसभ्य है तो कुसभ्य हो जाएगा, और सु का मतलब होता है शुभ, यानी पारंगत होता है। ठीक है, तो क्या है, जिनसे व्यक्ति कु और सु बनता है, सुशिक्षित, सुसभ्य और सुसंस्कृति कहलाने का अधिकारी होता है। वर्तमान शिक्षा के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। ठीक है, यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित करती है, हमारी मनीषा, ठीक है, यानी विद्वता, जो हमारे अंदर गुण है, जो हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, उसे तीव्र करती है, और उसको तीव्र करके क्या होती है, प्रबुद्ध बनाती है, तथा भावनाओं को चेतन करती है। क्या है, भावनाओं को चेतने का काम या फिर भावनाओं को चेतना जागृत करने का काम कौन करता है, तो वह शिक्षा करती है। किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र होने के फलस्वरूप इस देश के स्नातक के लिए, स्नातक क्या है, बीए का छात्र, आप बीए में जाएंगे या फिर बीए में पढ़ रहे होंगे तो स्नातक की बात की जा रही है, के लिए जीविकोपार्जन टेढ़ी खीर है, यानी कठिन काम है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन काम है। और बृहस्पति बना, यानी ज्ञानी, बृहस्पति का अर्थ यहाँ ज्ञानी से लेना है। बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही
अपने जीवन का बहुमूल्य समय क्या करता है? बर्बाद कर देता है। क्या करता है? अर्जियां लिखने में बहुमूल्य समय अपना बर्बाद कर देता है। जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, क्या है? सर्वांगीण विकास। यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी शिक्षा? जो क्रमशः आवश्यक हो वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपना रोजी रोटी की तलाश करे और उसके तलाश सार्थक भी हो। ठीक है, उपयोगी हो, क्या हो? आवश्यक हो, उपयोगी हो और हमारे जीवन को क्या करे? परिष्कृत एवं अलंकृत करती हो। ठीक है, ये तीनों सीढ़ियां एक के बाद एक आती हैं, इनमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। इस क्रम में व्याघात, ठीक है, व्याघात आ जाने से सामान्य जीवन का चारु प्रसाद खड़ा करना असंभव है। यह तो भवन की छत बनाकर नींव बनाने के क्या है? सदृश है। वर्तमान भारत में शिक्षा की अवस्था देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने अन्न से आनंद की ओर बढ़ने की विद्या का सार कहा था। क्या कहा था? अन्न से आनंद की ओर, जो सर्वथा समीचीन था। ठीक है, ऐसे ही आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, जिसे पढ़कर आपको प्रश्न उसी गद्यांश से ढूंढने हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? गद्यांश में प्रयुक्त बृहस्पति शब्द का क्या अभिप्राय है? आप जो गद्यांश पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को कहाँ तक समझ रहे हैं, उसके शब्दों के अर्थ को कहाँ तक आप समझ रहे हैं, यह जब आप हिंदी पढ़ेंगे, पर्यायवाची आप देखेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, ये सभी शब्दकोश को आप जब पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी आपकी हिंदी पढ़ने की एक तरह से सार्थक सीमा तय होती है। ठीक है, आप देखेंगे बृहस्पति शब्द का क्या अभिप्राय है, तो बृहस्पति शब्द का ये लोग कितने लोग बच्चे मानेंगे, कितने बच्चे ग्रह पे लगाएंगे? क्या है? बृहस्पति एक प्रकार का ग्रह भी है, तो लोग अधिकतर लोग क्या है? ग्रह पे लगाएंगे। लेकिन आप गद्यांश पढ़े हैं तो उसमें शिक्षा की बात की जा रही है, तो गद्यांश का अभिप्राय क्या होगा? ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति का क्या लाभ है? क्या लाभ है? मनीषा को प्रबुद्धता। क्या है? मनीषा को प्रबुद्धता प्रदान करना, जो कि आपको पढ़ाया गया, उसी से ये आंसर मिला है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति मनीषा को क्या है? प्रबुद्ध बनाना है। जीविकोपार्जन से विहीन व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए कैसा बन जाता है? आप देखेंगे ही, अगर जीविकोपार्जन व्यक्ति विहीन का मतलब होता है जिसके पास रोजगार नहीं है। विहीन का मतलब होता है उससे अलग, यानी रोजगार से अलग, उसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, तो कैसा हो जाता है? तो दूसरे पर भार बन जाता है। क्या होता है? भार बन जाता है। 14वां प्रश्न आप देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? आप देखेंगे कठिन काम है। क्या है? कठिन काम है। टेढ़ी खीर असंभव ही नहीं है, हो सकता है। नहीं, मतलब कठिन काम है। कोई भी काम असंभव नहीं होता है, कठिन जरूर होता है, लेकिन वह कार्य हो सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, जीवन निर्वाह किस प्रकार संभव नहीं है? तो आप क्या है? सुसंस्कृत हुए बिना। क्या है? सुसंस्कृत हुए बिना। आप देखिए, सुसभ्यता के बिना ये अलग बात है, कमाए बिना, परावलंबी बिना, ये अलग अलग है। लेकिन जब आप सुसंस्कृत होंगे तो ये सारी इन्हीं की सीमा में चली आती हैं। ठीक है, सुसंस्कृत होंगे तो आप समाज के साथ सामंजस्य भी स्थापित करेंगे और जीविकोपार्जन के लिए आप धन भी इकट्ठा कर सकते हैं।
16 नंबर प्रश्न है, व्यवहार और मत शब्दों का पर्याय क्या है? व्यवहार और मत, आप देखेंगे व्यवहार का मतलब होता है आचरण, और मत का मतलब होता है किसी के मन की विचारधारा, यानी किसी विचारधारा को ही दूसरा नाम है सिद्धांत। ठीक है, अपने मौलिक विचार को ही, किसी के मौलिक विचार को क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है उसे छाटिए। नहीं पे आप विशेष ध्यान दीजिए, उसको छाटना है। ठीक है, आप देखेंगे चतुर का मतलब होता है नागर भी होगा, पट भी होगा और दक्ष भी होगा। किसी काम में करने के लिए कहा जाता है कि वो बहुत दक्ष है। ठीक है, कई सारे हैं, पटु है, और पटु मतलब बहुत चालाक है, नागर है। ठीक है, क्या है? देवप्रिया नहीं है। क्या नहीं है? देवप्रिया नहीं है, उसको छांटना है। ठीक है, कर का क्या अर्थ होता है? इसमें प्रश्न पूछा है, कर का अर्थ बताइए। तो कर का अर्थ होता है हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स होता है। ठीक है, 18 का डी सही है आपका। हाथ, किरण और टैक्स होता है। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19, आदि का अर्थ बहुत सारे लोग आखिरी लगाते हैं। आदि का अर्थ आखिरी नहीं होता है, आदि का अर्थ होता है प्रथम। आदि से अंत, आदि से अंत कहा जाता है, तो आदि का अर्थ होता है प्रथम। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 आप देखिए। प्रश्न नंबर 20, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकलित कीजिए। अनुलंबन और अनुलग्न। क्या है? अनुलंबन और अनुलग्न। अनुलंबन का अर्थ होता है अनिश्चित। ठीक है, क्या होता है? अनिश्चित। अनुलग्न का अर्थ होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप जब पढ़ेंगे तब वहां पे आपको, जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एक गद्यांश को मतलब एक वाक्य को संक्षिप्त में अगर करके बोलना है तो उसका क्या अर्थ, उसका क्या शब्द निकलेगा, वो आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। विग्रह का विलोम, विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि होगा। विग्रह मतलब होता है अलग। क्या होता है? विग्रह मतलब अलग। ठीक है, और संधि, व्याकरण में आप संधि पढ़ते ही हैं। संधि का मतलब होता है दो शब्दों के मिलाप से, दो शब्द जब मिलते हैं तो विकार होता है और अन्य अर्थ बनते हैं, उसी से संबंधित होंगे। तो विग्रह का मतलब होता है अलग और संधि का मतलब होता है मिलाप। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम क्या होगा? तो विस्तार होगा। संकीर्ण मतलब होता है संकुचित या फिर संक्षिप्त। ठीक है, और संक्षिप्त का विलोम क्या होता है? तो विस्तार होता है। ठीक है, क्या होता है? विस्तार होता है। विग्रह का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न रिवीजन हो गया है। विग्रह का क्या होगा? संधि। ठीक है, क्या होगा? संधि होगा। संकीर्ण वही है, पढ़ाया गया है। आगे देखिए, क्या कहा जा रहा है? यह मुहावरा है और मुहावरे से एक अर्थ भी पूछ गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य में पखेरु का शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो पखेरु शब्द का होता है पक्षी, द्विज। ठीक है, पक्षी होता है पखेरु शब्द का। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? सुधांशु भी है, सुधाकर भी है, सुधाधर भी है, लेकिन आप देखेंगे सलील नहीं है। सलील का अर्थ होता है जल, अम्ब। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जब आप पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे तो आपको आसान लगेगा।
अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द यानी माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची आप देखेंगे अम्ब भी है, अम्बा भी है, जननी है, लेकिन अम्ब नहीं है। अम्ब का मतलब क्या होता है? जल। क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है जल। ठीक है। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा ऐसे आएंगे, एक क्रम आएगा, बीच में डॉट डॉट दे दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उस ऑप्शन जो यहाँ सटीक बैठता है उस ऑप्शन को यहाँ टिक लगाएंगे कि यहाँ कौन सा ऑप्शन यानी कौन से शब्द हो सकते हैं। ठीक है, कौन से शब्द हो सकते हैं जिसे हमें यहाँ पर रखना है। परीक्षा में आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्या है? आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा आप देखेंगे जो सरकारी काम है क्षेत्र की क्या है? उपेक्षा की जा रही है। यानी उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे आवास विकास है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे कोई भी मतलब भारत के नागरिकों के हित के काम के लिए है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके कार्य क्या है? बहुत लेट से हो रहे हैं, विलंब हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो पैसे वाले हैं, जो धनी वर्ग से आते हैं, उनका काम क्या होता है? आसानी से हो जाता है। तो यही बात यहाँ की जा रही है, आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र की क्या की जा रही है? उपेक्षा की जा रही है। ठीक है, इसी को आपको समझना है और लगाना है। अगला क्या है? मिलों के लिए जीवन का अर्थ, यानी मिलों के क्या है? यहां पे आप लगाएंगे श्रमिक। मिलों के लिए देखिए के और उसके बाद से मिलों के लिए जीवन का अर्थ है जीवन पर्यंत निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, वो काम करते जाते हैं। तो निरर्थक यांत्रिक क्रिया और बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना है। तो ऐसे काम कौन करते हैं? जो श्रमिक होते हैं यानी मजदूर वर्ग। वो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, वो सिर्फ उन्हें एक काम बता दिया जाता है, वो क्या है? मशीन के भांति वो सारा अपना काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है? श्रमिक है। कौन है? इसका आंसर क्या है? श्रमिक है। अगला प्रश्न देखिए 28वां, पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं क्या है? कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? कर्मचारी, किसको बनाना है? कर्मचारी को। अगला प्रश्न आप देखिए, जीवन में अपने परिश्रम में क्या है? जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का क्या है? इसमें क्या भरेंगे? परिणाम ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। क्या है? सस्ते, सफलता ना पाकर के वो क्या है? सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। तो यहाँ पे होगा परिणाम। तीसरा प्रश्न आप देखिए, शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें क्या होगा? और सीपी कहाँ होती है? आप देखेंगे समुंदर में होती है। सीपी कहाँ होती है? समुंदर में होती है। तो उसमें क्या है? सागर की जो लहरें हैं उसके स्वर सुना जा सकता है। ठीक है, किसका स्वर? तो सीपी में जो सागर के स्वर हैं, जो सागर की लहरें हैं, वह सुना जा सकता है। ये प्रश्न इजी है, जो आपने पढ़ा है उसी से ये प्रश्न क्रम में लगाना है। मैं आप पे छोड़ देती हूँ, 4 या फिर 5 प्रश्न हैं, वो आप खुद लगाइएगा। ठीक है, आपके लिए छोड़ा जा रहा है, बहुत इजी प्रश्न है, वह लगाना है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, भाग्य के भरोसे। क्या है? भाग्य के भरोसे नहीं, यह प्रश्न वही है, आपको लगाना है, आप पे मैंने छोड़ा है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, वो क्रम लगाना है। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्रम आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्रम पहले है और कौन सा बाद में है, यह आप खुद पढ़ेंगे और लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरु के समीप। किसके समीप? गुरु के समीप। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, यानी आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे? जो गुरु के पास रह करके पढ़ते हैं तो उन्हें कहेंगे अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। आप देखेंगे 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। कहते हैं 25 वर्ष, शादी के 25 वर्ष हो गए, शादी के 20 वर्ष हो गए, शादी के 50 वर्ष हो गए, चाहे 60 वर्ष हो गए। आप देखेंगे कोई भी संस्था जब संगठित होती है, स्थापित होती है, तो हर वर्ष उसकी शताब्दी मनाई जाती है। तो वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो उसको कहेंगे रजत जयंती। क्या है? रजत जयंती। जब 60 वर्ष होते हैं तो हीरक जयंती भी कहते हैं, 50 वर्ष को स्वर्णिम जयंती कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, जो स्त्री सूर्य को न देख सके के लिए आप एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? ठीक है, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो असूर्यपस्या। क्या है? असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य को न देख सके, एक शब्द में आप उसको असूर्यपस्या कहेंगे। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, जिनकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित हैं, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय होता है, दोपहर के पहले का जो समय होता है अपराह्न होता, पूर्वाह्न होता है, दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न होता है। ठीक है, यह भी सही है, लेकिन क्षण या शीघ्र में टूटने वाला यह खंडहर नहीं होता है, यह आपका अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न आप देखिए, अरबी शब्द का चयन कीजिए। शब्द संपदा जो होती है, प्रश्न आपसे एक एक क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे कि कौन से शब्द अरबी हैं, कौन से शब्द फारसी हैं, कौन से तुर्की हैं, कौन से पुर्तगाली हैं। आपको एक उसमें ऑप्शन में रख देगा और पूछ लेगा प्रश्न। तो आपको इसके ध्यान में रखकर ये प्रश्न बना है कि अरबी शब्द का चयन कीजिए। तो आप देखेंगे अरबी अदब, अदब जो शब्द है अरबी शब्द है, जो अदब करते हैं अपने से बड़ों को, तो क्या है? अरबी शब्द है। बाकी आमदनी, आईना, आफत, ये क्या है? ये सभी क्या है? फारसी है। क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी शब्द है, लेकिन ये क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, अब इसमें यह पूछा जा रहा है फारसी शब्द क्या है? फारसी शब्द क्या है? आप देखेंगे तो आतिशबाजी क्या है? यह फारसी है। क्या है? फारसी शब्द है। लेकिन आप जितना भी देखेंगे दफ्तर, दमा, मुगल, ये शब्द क्या है? अरबी है। क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है फारसी शब्द कौन सा है, तो क्या आप बताएंगे? आपका प्रश्न है फारसी शब्द का चयन कीजिए। तो आतिशबाजी, आतिशबाजी, गुलाब, ये चश्मा, ये बहुत सारे जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द संपदा कहाँ से ली गई है उसके बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है लफंगा, सॉरी तुर्की शब्द पूछा है। क्या है? तुर्की शब्द पूछा है और इसका चयन कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे लफंगा क्या है? तुर्की शब्द है। क्या है? तुर्की है। ठीक है,
कि लफंगा क्या है, तुर्की शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। बहुत सारे शब्द हिंदी में अंग्रेजी का शब्द भी है जो आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप देखेंगे अंग्रेजी शब्द कौन सा, अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए तो क्या है, चाय भी है, चीनी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द आपका हो जाएगा किंडरगार्टन। क्या है, किंडरगार्टन अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द का चयन कीजिए। पुर्तगाली शब्द क्या है, तो आप देखेंगे मनी ऑर्डर, कॉलेज, मोटर, ये शब्द क्या है, सभी अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन एजेंडा क्या है, पुर्तगाली शब्द है। क्या है, पुर्तगाली। ठीक है, एजेंडा आपका पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न आपका है संकर शब्द। संकर शब्द कहने का अभिप्राय यह होता है दो शब्दों के मेल से उसी से संबंधित जो शब्द होते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण में समझाऊं कि रेल है, रेल क्या है, और रेल और स्टेशन, रेल और स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, रेलवे स्टेशन। तो ऐसे शब्द एक दूसरे से संबंधित हो और आपस में जुड़ करके एक अलग अर्थ हो, लेकिन वह अर्थ उससे संबंधित हो, उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कपड़ा और मील। ठीक है, और कपड़ा का निर्माण कहाँ होता है, मिल में ही होता है, कपड़े के मिल में होता है, चीनी का मिल होता है। उसी प्रकार यह कपड़ा और मिल मिलकर के जो शब्द बना है वो संकर शब्द है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अवनी का विलोम क्या होगा, अवनी का विलोम होगा अंबर। अवनी मतलब होता है पृथ्वी और अंबर मतलब होता है आकाश। क्या होता है, आकाश होता है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो लक्ष्य में आप देखेंगे एक तरह से निशाना भी लगाते हैं और उद्देश्य भी बनाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना और बीए में एडमिशन लेना। ठीक है, तो लक्ष्य का अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द में निशाना और उद्देश्य। ठीक है, यह आपका आंसर की है, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, आज का क्लास यही रहा जो गद्यांश में पूछा जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको सामान्य हिंदी रहती है, सामान्य हिंदी में आपको व्याकरण भी पढ़ना है और गद्यांश से जो प्रश्न आएंगे वो भी आपको पढ़कर उसका आंसर देना है। ठीक है, आपको अगर डीपली अध्ययन करना है तो आप हमारे टारगेट सेमेस्टर से जुड़िए और हम आपको डीपली अध्ययन कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।